आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव है, तो ज़रूर यह 30 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में क्वेश्चन बैंक से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए छांटे गए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि गेस किया गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी यह 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज का क्लास के, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उन्हें भी यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने का मौका मिले। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यह सभी गेस ऑब्जेक्टिव है, तो प्लीज़ ज़रूर सभी क्वेश्चन को कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बार बार पूछता है यह सभी क्वेश्चन। अगर आप सभी विद्यार्थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 2026 में भी आएगा, 100% गारंटी है। तो ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वन का राइट आंसर ए होगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने ही किया। और जर्मनी का भी एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने ही किया। और बिस्मार्क किया था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। यह सभी जो हम अभी आपको हम रिवाइज करके पढ़ा रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन ध्यान से अगर आप लोग सुनते हैं तो आपसे 100% 2026 में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और आपसे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ ज़रूर अगर AK क्लासेस के साथ आए हैं तो ज़रूर ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। यह शुरुआत है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जब लास्ट में हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको नहीं बता पाएंगे, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो आप सभी विद्यार्थी बार के तरीके से ज़रूर पढ़िएगा। तो आपसे पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो बिस्मार्क का था। वन का राइट आंसर ए वाला होगा। और यही क्वेश्चन को एक बार घुमा कर पूछ लेता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का एकीकरण भी बिस्मार्क ने ही किया था। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछता है गैरीबाल्डी से कि गैरीबाल्डी क्या थे। तो गैरीबाल्डी एक नाविक थे। क्या थे, तो गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, 3 से 4 बार लगातार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इनसे यह क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है मेजनी से कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। और यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने ही किया था। तो इतना चारों ऑप्शन को सॉल्व करते चलेंगे। तब प्लीज़ ज़रूर पढ़िए बार के तरीके से। आप लोग भागिए मत, पढ़िए, आपको 100% समझा देंगे हम। और सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा 2026 के पेपर में गारंटी के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था। क्या जस्ट हम अभी ऊपर बताए हैं कि नहीं आपको, और वही क्वेश्चन को निचवा पूछ लिया है। तो यही सभी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामों में। तो रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। 2 का राइट आंसर बी वाला होगा, बिस्मार्क ने ही किया था। और विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबुर को नियुक्त किया था। किसको, तो काउंट काबुर को। और किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर। तो आपको इतना क्वेश्चन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसने लिखी है। तो वार एंड पीस किसने लिखी है, तो लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है। 3 का राइट आंसर ए होगा, लियो टोल्स्टॉय ने। और वार एंड पीस क्या है, तो वार एंड पीस पुस्तक है। क्या है, तो वार एंड पीस पुस्तक है, यानी बुक है। क्या है, तो पुस्तक यानी बुक है, वार एंड पीस। तो आपको याद रखना है। और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक है। दास कैपिटल का स्थापना कब हुआ था, यानी प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। और दास
दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, जो कि जर्मनी देश में। और समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? तो रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? तो यह 1861 ईस्वी में किया गया था। तो आपका राइट आंसर 4 का डी वाला होगा, 1861 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन का और एक रूप से पूछा जाता है क्या, कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का भी अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। और कृषक दास प्रथा, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि कृषक दास प्रथा का अंत कहाँ हुआ था, तो कृषक दास प्रथा का अंत रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि दुनिया का समाजवादी देश कौन सा है? तो दुनिया का समाजवादी देश कौन सा है? तो रूस है। कौन सा है? तो रूस है। तो यह क्वेश्चन आएगा, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों के लिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 1991 ईस्वी में। 5 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जितने भी फ्रांसीसी नागरिक रहने वाले थे उनको क्या कहा जाता था? वही क्वेश्चन में पूछा है। तो उन्हें कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। 6 का राइट आंसर सी होगा, कोलोन कहा जाता था। और हिंद चीन में कौन था? तो फ्रांसीसी नागरिक थे। कौन थे? तो फ्रांसीसी नागरिक थे जो बस रहे थे, उन्हें कोलोन बोला जाता था। तो आपको याद रखना है 6 का राइट आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस हिंद चीन में, यानी हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यह क्वेश्चन आता है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के पेपर के लिए। कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। कौन था? तो निक्सन था। 7 का राइट आंसर डी वाला होगा, निक्सन था। तो आपको यह क्वेश्चन जरूर याद रख कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि होची मिन्ह का सरकार थी। तो होची मिन्ह की सरकार कहाँ थी? तो होची मिन्ह का सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। 8 का राइट आंसर ए होगा, दक्षिणी वियतनाम में थी। ये भी क्वेश्चन 2024 के भी पेपर में आया है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में। तो जरूर इसे याद रखिए। और यह क्वेश्चन से लगातार आते हैं आपके एग्जामों में, तो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? क्वेश्चन अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। और आप लोग भी 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आप लोग आंसर पर टाइप कीजिएगा, ताकि आपको समझ में भी आए। एक बार क्वेश्चन पढ़ने से समझ में ना आए तो 2 बार पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी उसके जाँच के लिए सरकार ने, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जब गया तो अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। 9 का राइट आंसर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के देश को भारत का मंदिर किसने कहा? 2024 के पेपर में लगातार फर्स्ट सेट में पूछा गया है, और 2026 में भी पूछ लेगा कि देश के भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा। किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा कि देश के भारत का मंदिर। और पंडित नेहरू ने किस नदी पर तिरंगा फहराया था? तो पंडित नेहरू ने किस नदी पर तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी पर। किस नदी पर? तो रावी नदी पर पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया था। और रावी नदी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब तिरंगा फहराया था? तो 1929 ईस्वी में फहराया था। कब फहराया था? तो 1929 ईस्वी में फहराया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इतना क्वेश्चन इनसे पूछता है। और महात्मा गांधी से आपसे का क्वेश्चन पूछ लेता है कबो कबो कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था।
और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी ने ही असहयोग आंदोलन किया, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने महात्मा गांधी किया था। और महात्मा गांधी का हत्या कब कर दिया गया? तो 1948 ईस्वी में कर दिया गया। और महात्मा गांधी को किसने गोली मार दिया, यानी हत्या किसने किया? तो नाथूराम घोष के द्वारा किया गया था। और पूछता है एक क्वेश्चन और आपसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गया था? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे? तो केस लड़ने के लिए गए थे, और ब्रिटेन पढ़ाई करने के लिए गए थे महात्मा गांधी। तो आपको इतना भी क्वेश्चन याद रखना है। और चौरा चौरी कांड को किसने रद्द करवाया? तो महात्मा गांधी ने करवाया। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में, और उसमें महात्मा गांधी के भी मतलब अति योगदान था। तो आपको क्या करना है, समझना है बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिलों से चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें किसानों को क्या करता था? तो नील की खेती करवाता था। कौन? तो अंग्रेज करवाता था। तो उसी समय हुआ था। और कपास का भी खेती करवाता था, जो कि कपास एक दार नील की खेती जिस खेती में हो गया, तो वह कपास और नील यह दोनों जिस खेत में एक बार उपज जाता है, यानी जो खेत में जो ज़मीन पर एक बार हो जाता है, उसके बाद उस ज़मीन पर कोई भी अनाज नहीं होता है, यानी कोई भी क्या, कोई भी आपका उपज नहीं पता, कोई भी बीज उपज नहीं पता है उस खेत में, क्या, तो उस खेती पर। तो आपको समझना है, क्योंकि बंजर ज़मीन पर जाते हैं, पूरा सूखा के तरह हो जाता है, बंजर एकदम। तो आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, तो आपका राइट आंसर 9 का राइट आंसर आपका बी वाला होगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर जिलों में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, यानी विरोध में जांच के लिए सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया। कौन समिति? तो हंटर समिति का गठन किया। यह क्वेश्चन सभी 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ हम कोई भी क्वेश्चन आपको जो आपका सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं बताते। जो आपका सिलेबस में है, जो आपका बोर्ड एग्जाम पूछता है, जो आपका मॉडल पेपर में है, जो आपका बुक में छापा गया है, वही सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार बाबू आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। इतना क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं आपको फ्री में। लगभग हम ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो हम केवल 30 क्वेश्चन को टिक कराते हैं। ये तो 30 क्वेश्चन का नहीं, कितना क्वेश्चन हम बारीकी तरीके से आपको हम बता देते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, आपको 100% सिलेक्शन होगा 2026 के पेपर में। तो आपका अच्छा रिजल्ट लाना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 10 का राइट आंसर सी वाला होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहर में किया गया था। और किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय से पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा। यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना पूछा है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के राय के द्वारा किया गया था। तो यह दोनों क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं होना चाहिए। और स्वामी दयानंद क्या कहा था? तो वेदांतियों का वेदांती कहा था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह क्वेश्चन जब हम चारों ऑप्शन सॉल्व करा रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में हम ये बताए थे जब ऑप्शन सॉल्व करा रहे थे। अगर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा 2026 के पेपर में। हम बार बार यह क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके लिए ही बोलते हैं। तो आपको बारीकी तरीके से पढ़ना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जर्मनी में हुआ था। 11 का राइट आंसर बी वाला होगा, जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, जो कि जर्मनी देश में। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
12 नंबर 2024 के पेपर में यह 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। यानी पूरा स्वराज की मांग, क्या, तो पूरा स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो कि VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, तो साइमन कमीशन है। 13 का राइट आंसर आपका ए वाला होगा, साइमन कमीशन, क्योंकि गर्मी आज अधिक है और तभी भी आपको लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको क्या फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना था, इतना तो आप लोग ज़रूर करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। आप लोग 1927 मत याद रखिएगा, क्योंकि यह गलत है। 1927 में नहीं, 1928 में आया था। आपका राइट आंसर क्या वाला होगा, तो आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखिए, यह वाला नहीं आया था, 1927 वाला गलत हो जाएगा आपका। तो बहुत सारे ये भी बताते हैं जो कि गलत है, क्या है, जो कि गलत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के पेपर में। और 25 में भी पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष आपका लाला लाजपत राय थे। 14 का राइट आंसर बी वाला होगा, लाला लाजपत राय थे। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाला लाजपत राय कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे। कब, तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो आपको इतना क्वेश्चन जरूर समझकर याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर की वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। 15 का राइट आंसर बी वाला होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था, यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो 16 का राइट आंसर डी वाला होगा। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्या, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का स्थापना कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में। कब, तो 1910 ईस्वी में। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद रखना है। तो प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मॉडल पेपर में भी है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तो यह पटना में स्थित है। तो आपका 17 का राइट आंसर ये वाला होगा, पटना में स्थित है। तो आपको क्या करना है, इसे ज़रूर याद कर लेना है। और गोलघर भी कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो गोलघर भी पटना में है। और गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था गोलघर का निर्माण। और अनाज रखने के लिए, यानी अनाज के उद्देश्य से करवाया गया था गोलघर का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। कहाँ है, तो आगरा में है। लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो यह भी क्वेश्चन सभी पूछ लेता है। यह सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपका नाइन्थ में आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का है। 18 का राइट आंसर बी होगा, शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नई आर्थिक नीति NAP कब लागू की गई थी। तो नई आर्थिक नीति NAP कब लागू की गई थी, तो यह 1921 ईस्वी में किया गया था। आपका राइट आंसर 19 का सी वाला होगा, 1921 ईस्वी में। और क्वेश्चन पूछता है कि नई आर्थिक नीति किसने किया। तो नई आर्थिक नीति किसने किया, तो लेनिन ने किया। किसने किया, तो लेनिन ने किया। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि अप्रैल थीसिस किसने लागू किया। तो अप्रैल थीसिस किसने लागू किया, तो लेनिन ने किया। किसने किया, तो लेनिन ने किया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नवंबर बोल्शेविक क्रांति किसने किया। क्वेश्चन पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति किसने किया, था बोल्शेविक क्रांति भी लेनिन ने किया। किसने किया, तो लेनिन ने किया। अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने किया। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता भी लेनिन को कहा जाता है। नई आर्थिक नीति का शुरुआत भी लेनिन ने किया। नई आर्थिक शुरुआत कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। कब, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, यानी नवंबर के महीने में 1917 ईस्वी में किया गया था बोल्शेविक क्रांति लेनिन के
द्वारा। और लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो यह 6-7 टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पक्का आता है। यह सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में पढ़ रहेंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग पढ़वे नहीं कीजिएगा तो आपको पता कैसे रहेगा। तो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया गया था। इंग्लैंड में यानी वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, इंग्लैंड देश में। और इंग्लैंड में ही 1918 ईस्वी में पुरुषों एवं महिलाओं को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिला था। और इंग्लैंड में एक दलीय शासन प्रणाली है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, परंतु इंग्लैंड में एक दलीय शासन प्रणाली है, क्योंकि एक दल ही राज करता है। इंग्लैंड में एक ही सरकार होती है। और क्वेश्चन पूछता है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 10 घंटे का आंदोलन भी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। और तो आपको क्या करना है, तो इतना क्वेश्चन याद रखना है। और भी आगे है तो इसको हम नेक्स्ट में बताएंगे आपको बार के तरीके से। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। यह क्वेश्चन को पक्का याद रखिएगा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो FD रूजवेल्ट ने की थी। किसने की थी, तो FD रूजवेल्ट ने की थी। 20 का राइट आंसर डी वाला होगा, FD रूजवेल्ट ने। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यह किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का कथन है। किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का कथन है। और ये भी क्वेश्चन VVI है, यह सभी क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को सर्वप्रथम पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, पूछेगा कि इंग्लैंड में मुद्रण कला का शुरुआत किसने किया। इंग्लैंड में मुद्रण कला को सर्वप्रथम पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। इंग्लैंड में सर्वप्रथम किसने मुद्रण कला को पहुंचाया है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एक क्लासेस का विद्यार्थी है वो 100% बनाएगा सभी क्वेश्चन को। तो 21 का राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, कैक्सटन था। कौन व्यक्ति था, तो कैक्सटन था, जिन्होंने मुद्रण कला को सर्वप्रथम इंग्लैंड में पहुंचाया, यानी पहली बार इंग्लैंड में पहुंचाया, इंग्लैंड में शुरुआत किया। तो आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। 22 का राइट आंसर बी वाला होगा, जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने ही ऐसा व्यक्ति है जो बाइबिल पुस्तक की छपाई की। कौन सा पुस्तक, तो बाइबिल पुस्तक की छपाई किसने की, तो गुटेनबर्ग ने ही किया था बाइबिल पुस्तक की छपाई। तो यह आपको याद रखना है। और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। समाजवादियों, दास कैपिटल पुस्तक अलग है और यह बाइबिल पुस्तक अलग है। आप लोग एक मत समझिएगा, समाजवादी यानी समाज का वादियों किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल पुस्तक को। और बाइबिल जो पुस्तक है जो गुटेनबर्ग ने लिखा था, यह पुस्तक अलग है। तो आपको यह समझना है, ऐसा नहीं कि जो दास कैपिटल वाला समझ जाना, वो नहीं है, यह अलग है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन होता है, तो वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा वह नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जो एक न एक दिन समाप्त हो जाए तथा इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए देखते हैं कौन समाप्त होगा, कौन समाप्त नहीं होगा। पेट्रोल क्या हो जाएगा, तो पेट्रोल आने वाले समय में एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए यह हमारा अनवीकरणीय है। पेट्रोल हमारा अनवीकरणीय है। कोयला क्या है, तो पृथ्वी के नीचे है। तो ये मतलब कोयला बनता है पृथ्वी के नीचे या किसी भी प्रकार से बनता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कोयला आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसका भंडार सीमित है जो कि एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। लोह एक्स क्या होगा, ये भी निकलता है, तो ये भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। परंतु जल आपका कभी खत्म होगा, जल प्रकृति के द्वारा दिया गया है, यह कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए यह नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यह सभी के सभी क्या है, तो आपका नवीकरणीय संसाधन है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है और उदाहरण में भी याद रखना है। और यह सभी 2 नंबर में भी पूछता है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो आपको क्या किए, हम आपको बढ़िया तरीके से बता दिए। आपसे 2 नंबर में पूछे, 1 नंबर में पूछे, 100% बनेगा जो अगर विद्यार्थी अच्छे तरीके से क्लास किए हैं उनसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य पाई जाती है, या किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। तो लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। 24 का राइट आंसर ए होगा, लेटेराइट मृदा। और भारत में मुख्यतः कौन सा
कौन सा मृदा पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाया जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। यह क्वेश्चन पूछता है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। मृदा का अर्थ मिट्टी होता है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो प्लीज़ ज़रूर इसे क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि कपास का खेती कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र या गुजरात में होता है। तो आपको इतना क्वेश्चन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो यह 1987 सितंबर 1987 ईस्वी में अपनाया गया था। कब? तो सितंबर 1987 ईस्वी में अपनाया गया था। 25 का राइट आंसर ए वाला होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जल संघर्ष कहाँ हुआ था? तो जल संघर्ष कहाँ हुआ था? तो बोलेविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बोलेविया में हुआ था जल संघर्ष। तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? तो बोलेविया में हुआ था जल संघर्ष। आप लोग याद कर लीजिए इसे कि जल संघर्ष कहाँ हुआ था। तो बोलेविया में, जिसमें पानी की कीमतों पर कर लगा दिया गया था, यानी पानी की कीमतों में वृद्धि कर दिया गया था, जो कि बोलेविया में हुआ था। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बोलेविया में हुआ था जल संघर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो ब्राजील नहीं है। आपका राइट आंसर ए वाला होगा, भारत है। कौन है? तो भारत है। आप लोग ब्राजील पर मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, यह क्वेश्चन रहता है। तो आपका राइट आंसर डी वाला होगा, जो अभ्रक है वही अकार्बनिक खनिज है। कौन है? तो अभ्रक आपका अकार्बनिक खनिज है। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट हमारा धात्विक खनिज है। 28 का राइट आंसर ए होगा। ये भी क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछेगा, याद कर लीजिए, आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्न में से कौन सा कोयला का घटिया किस्म है? सबसे पहले पूछता है कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या होता है? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक कोयला कौन होता है? पिट। हाँ, पिट कोयला होता है, जो कि चारों यहाँ पे ऑप्शन में भी है आपका, तो आप लोग देख सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि घटिया कोयला यानी खराब कोयला, तो सबसे खराब कोयला पिट कोयला होता है। कौन सा कोयला? तो सबसे खराब कोयला पिट कोयला होता है। 29 का राइट आंसर बी होगा। और क्वेश्चन में भी पूछा है खराब कोयला यानी घटिया किस्म का, तो आपका राइट आंसर बी वाला होगा 29 का। अगर पूछ देता है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, या कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, कोयला का सबसे अच्छा कौन सा है, तो कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, यह भी क्वेश्चन याद कर लेना है कि आपसे पूछेगा सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। या सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, तो एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। 100% पूछा गया है, जरूर इसे याद करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। 30 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक तेल क्षेत्र कौन सा है? और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई है, डिगबोई नहीं है, मुंबई हाई है। कौन है? तो मुंबई हाई है। 31 का राइट आंसर सी वाला होगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यह क्वेश्चन प्लीज़ 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। आपको हम 100% सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से सलूशन कराए हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर 20 से 25 मिनट अगर आप लोग टाइम दे देते हैं तो क्या आपका उससे कुछ जाएगा? नहीं, आपको बेहतरीन तरीके से कितना सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक बेहतरीन तरीके के आप लोग आदमी बनेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग मार्क्स लाएंगे। अगर आपको मार्क्स का अच्छे आएंगे, आप लोग पढ़ने में अच्छे रहेंगे, तो आपको क्या होगा, नाम चलेगा और आप लोग अपने मम्मी पापा का रोशन भी करेंगे नाम। तो आपको क्या करना है, बारीकी तरीके से पढ़ना है। यह हमारा कहना था जो आपको हम कह चुके। आप पालन यह इसका पालन आपको करना है। क्या करना है? तो इसका पालन अब आपको करना है। जो हमको कहना था वो हम कह चुके।
तो प्लीज़ 20 से 25 मिनट दे दीजिए और ज़रूर इस वीडियो को पूरा क्लास कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह गलत बात है, सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक यह बात है कि अगस्त महीने से अगस्त महीने से आपका 2 टाइम क्लास चलेगा। कितनी टाइम? तो 2 टाइम आपका क्लास चलेगा अगस्त महीने से। 2 टाइम रेगुलर क्लास चलेगा और उसमें बैच आएगा जिसमें सुबह और शाम के टाइम में क्लासेस चलेगा ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट आपका तो ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का क्लास आप सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए रेडी रहिए। अगस्त महीने से लगातार क्लास चलेगा और 3 अगस्त से कब? तो 3 अगस्त से क्लास लाएंगे। उसमें बारीकी तरीके से हम आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन को। और ऑब्जेक्टिव में हमें इस तरह से पढ़ा देते हैं, अगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 100% आपसे बनेगा। तो वैसे ही हम आपको बताते हैं बारीकी तरीके से, जो विद्यार्थी को समझ में आता है उनके लिए बेहतरीन है। और आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है। तो आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डाउट हो कमेंट कीजिएगा ज़रूर।